So please, now there should be no murmur. ध्यान देंगे, पहले हम 3 लॉज पढ़ लेते हैं बच्चों, ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना आए। ये लॉज को हम डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ छोटा छोटा सा इसका आइडिया लेने वाले हैं। ठीक, जब हमारा ये सिलेबस निपट जाएगा, हमारे पास समय होगा तो हम कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर कर देंगे। कंपटीशन के लिए आपको करवा दूंगा मैं। ठीक, देखो बेटे, हम सबसे पहले आपको बताएंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ सिंपल डेफिनेशन अभी हमने बात करनी, कुछ नहीं क्या होता है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। समझ में आ गई बेटे बात? यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। ये गैस के लिए है। ठीक, और याद रखना ये लॉ सिर्फ गैस के लॉज हैं, लिक्विड पे मत लगा देना। ये सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? गैस के लिए। देखो बेटे, इसका मतलब ये होगा कि पीवी इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? पीवी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो क्या लगाते हो? कांस्टेंट लगाते हो। तो इसको हटाओगे, यहां कांस्टेंट लगाओगे तो ये यहां आएगा, पीवी बिकम्स अ कांस्टेंट। इसका मतलब होगा कि P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 विच कैन बी इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। आप प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम की चेंज हो जाएगा, प्रेशर डबल वॉल्यूम हाफ। समझ में आया? ये बॉयल्स लॉ है। इसका थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं बेटा। अगर मैं बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाना चाहूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ करना चाहूंगा, क्योंकि आगे इंडिकेटर डायग्राम हमें पढ़ने हैं, तो इसमें हम P और V का ग्राफ बनाते हैं। किसका? P और V में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो बहुत सारे तरह के होते हैं बॉयल्स लॉ के, बट मैं सिर्फ तुम्हें से एक सिंपल ग्राफ के बारे में बता रहा हूं अभी, है ना? PV ग्राफ। तो PV ग्राफ जो इसका बनता है वो इस तरह का होता है। आप देख रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं? या बोलो प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं? इस शेप को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डोंट थिंक इट इज अ पैराबोलिक थिंग, नो इट इज नॉट पैराबोला। ठीक, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? ये हमारे पास बॉयल्स लॉ का है। बस इससे ज्यादा अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि सिर्फ ये यूज होना है। वो लोग समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बेटा एक बात समझ लो कि ये जो बॉयल्स लॉ है इसमें क्या कांस्टेंट है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कहां पे अप्लाई हो सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ लगाते ही कहां है? आइसोथर्मल प्रोसेस में, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, सिर्फ इतना सा जानना है। हालांकि बॉयल्स लॉ में तुम्हें बताया 3 दिन लगाता हूं मैं बॉयल्स लॉ करवाने में। ठीक, चलो एनी हाउ, बॉयल्स लॉ क्लियर। दूसरा लॉ देखो बेटा, दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे, इससे आगे चलते हैं। दूसरा लॉ पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। डेफिनेशन वेफिनेशन छोड़ो। ठीक, लॉ क्या है ये हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। अभी सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेबिलिटी करनी है, सिर्फ उसको बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इसकी डेफिनेशन कुछ और है बेटा, बट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। बोलो क्लियर? यानी यहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी इसमें हम बोल सकते हैं V बाय T इज अ कांस्टेंट। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। हमें 2 टेम्परेचर दिए हो, एक वॉल्यूम दिए हो, दूसरा वॉल्यूम निकालना हो, निकाल सकेंगे अपन लोग। अब इसके ग्राफ की अगर बात करें, बहुत शॉर्टकट में करा रहा हूं यार, इसके ग्राफ की बात करें, ये VT ग्राफ होगा। लेकिन T बेटा अगर हमने T डिग्री सेल्सियस में लिया तो ये ग्राफ कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस एग्जिस्ट करती है। इस वजह से अगर आपका डिग्री सेल्सियस होगा तो ये ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन।
वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर मैं इसका पूरा डेरिवेशन करके दिखाता तो मैं इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ भी कर देता, बट अभी हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगली बात, यही ग्राफ हम बना रहे हैं V और T में, पर T हम किस में ले रहे हैं? केल्विन में। बेटा एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन कहते ही उस टेम्परेचर को जहां गैस की वॉल्यूम 0 हो जाए। ठीक, ये जो 0 केल्विन है आया कहां से था? इसी लॉ से आया था। जब हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया था ना, यानी आगे लेके गए थे, हमने देखा किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस की वॉल्यूम 0 हो जाती है। उस टेम्परेचर को जहां गैस की वॉल्यूम 0 होगी उसको 0 केल्विन बोला गया था। समझ में आई? जब मैं इसको पीछे ले जाऊंगा, ये कम कम होते होते एक जगह पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा ना, वो टेम्परेचर जहां गैस की वॉल्यूम 0 हो जाती है उसको 0 केल्विन कहते हैं, इसलिए उसको एब्सोल्यूट 0 बोला जाता है। तो जब केल्विन के साथ एक ग्राफ होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, रहेगा स्ट्रेट लाइन और ऐसे इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप के साथ। ठीक, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट होगा अगर केल्विन में हुआ। ठीक, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा लॉ जो इनवेरिएबली, अच्छा हाँ ये बात भी बता देते हैं। अब इसमें क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर। तो ऑब्वियसली कौन से प्रोसेस में अप्लाई हुआ? आइसोबारिक प्रोसेस में अप्लाई हुआ। व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, एटमॉस्फेयर के जितने भी हमारे रिएक्शन होते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट ही तो होता है। ठीक, और इस वजह से हमारे पास चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस में अप्लाई होता है। बेटा क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तीसरा लॉ जो हमें समझ में आना चाहिए वो है अमॉन्टन्स लॉ। अमॉन्टन्स लॉ, और या फिर इसको बोलते हैं गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बेटा याद करो, गे-लुसेक्स का पहले भी पढ़े लॉ अपन, उसके लिए लिखा कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक, और ये क्या है? प्रेशर टेम्परेचर का लॉ। ठीक बेटे जी, अमॉन्टन लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। यानी यहां पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भाई समझ में आई बात? तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं P/T इज अ कांस्टेंट, दैट मींस P1/T1 शुड बी इक्वल टू P2/T2, है ना जी? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। बोलो क्लियर? इसके भी ग्राफ जब टेम्परेचर के आते हैं तो सेम तरीके से लेते हैं। यहां पे P आएगा, यहां पे T आएगा, PT ग्राफ। ठीक, और PT ग्राफ में भी जैसे वहां पे VT ग्राफ था, यहां कैसा आएगा? PT ग्राफ। और अगर ये डिग्री सेल्सियस में हुआ तो अगेन इट विल बी लाइक दिस। सिर्फ प्रेशर की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम, और वहां वॉल्यूम था, यहां क्या आ गया? प्रेशर। और अगर इसको भी मैंने बेटा P और T इन केल्विन ले लिया तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन विद द पॉजिटिव स्लोप। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? और इन तीनों को मिला के एक आती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, बस ये चार चीजें, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। P क्या होता है? प्रेशर। V क्या होता है? वॉल्यूम। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे। अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, ठीक है जी, और वॉल्यूम लीटर में हो तो 0.0821 आ जाती है। वेरी गुड, शाबाश। अगर ये बार में हो और ये लीटर में हो तो 0.083 होती है। SI वैल्यू R की देखोगे तो वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ऐसे केस में प्रेशर जनरली होना चाहिए पास्कल में और वॉल्यूम होना चाहिए किसमें? मीटर क्यूब में। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब एंड SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। अब पास्कल बहुत छोटा होता है बेटा और मीटर क्यूब बहुत बड़ा होता है बच्चे।
समझ में आई बात? इस वजह से जनरली हम ये गैसियस स्टेट में यूज नहीं करते, पर थर्मोडायनेमिक्स में यही जनरली यूज होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम एसआई की बात करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यहां पे एक चीज और हम समझ लें ताकि आगे काम आएगी। प्रेशर की कन्वर्जन आपको पहले भी बताई है मैंने कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, या 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 बार जो होता है वो 750 mm ऑफ मरकरी या 75 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी? 1 एटमॉस्फेयर पास्कल में देखोगे 101325 पास्कल होगा, और ये 10⁵ पास्कल होगा। ठीक है जी? ये इसलिए बता रहा हूं, कल को अगर प्रेशर आपका कभी भी mm में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, यू हैव टू चेंज इट इनटू द एटमॉस्फेयर और बार। ठीक है जी? तभी तो हम चीजें यूज कर सकेंगे, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में यूज कर सकते हैं। बोलो, ये 4 चीजें समझ में आई? हाँ जी बेटे जी। 8.314 है बेटा जी। बोलो क्लियर? बस इतना सा है। वैसे इसको करने में मेरे को 5 दिन लगते, ठीक, बट ये है कि चलो इस बार सिलेबस में है नहीं है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स अभी कुछ करवाए नहीं, पूरी डिटेल्स ली नहीं, सिर्फ आपको इसलिए बताया कि हमें आगे यूज करना है और अब हमें कोई ऐसी चीज ना हो, पता ना हो। बोलो, तीनों चीज लॉस पता चल गए? अमॉन्टन्स लॉ, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। बोलो, समझ में आता है कि नहीं आता है? नाउ अब सबसे पहले हम वर्क को डिराइव करेंगे कि वर्क होता क्या है। देखो, हीट एंड वर्क, आई थिंक सो ये आपको लेक्चर में बताया गया है कि हीट कब देखते हैं और वर्क कब देखते हैं। बताया था ना लेक्चर में कि एनर्जी की ट्रांसफर के 2 मोड्स होते हैं। एनर्जी ट्रांसफर के 2 मोड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द मोड ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द मोड ऑफ हीट, और अगर प्रेशर का डिफरेंस हो तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द मोड ऑफ वर्क। बोलो, ये किया हुआ है उसमें? तो आज हम ना वर्क के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहते हैं, तो चलो थोड़ा सा मेरे साथ सारे बच्चे पेन छोड़ करके समझने की कोशिश करना, क्योंकि ना तो ये आपकी बुक्स में है, पहली बात, और दूसरी बात ये ना केवल केमिस्ट्री फिजिक्स में पूरा आपको आनंद देगा अगर यहां ध्यान से समझ लोगे। ठीक, देखो भैया, वर्क जो है, वर्क है क्या? बहुत सारे लोग बोल देते वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि वर्क इज नेवर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज मोड बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। वर्क इज मोड बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 2 थिंग्स या सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट डिफरेंट प्रेशर्स। ठीक है जी? यानी हम ये बोल सकते हैं वर्क क्या है? वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या 2 थिंग्स बोल लो, 2 सिस्टम्स बोल लो, सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई 2 चीजें, चाहे मैं सिस्टम सराउंडिंग ले लूं, चाहे 2 सिस्टम ले लूं, ठीक, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट डिफरेंट प्रेशर्स। ठीक, डिफरेंट प्रेशर पे होंगे तो हमारे पास वर्क हुआ करता है। ठीक है जी बेटे? वर्क जो होता है ना, वर्क 2 चीजों से मिलके बनता है प्यारे बच्चों। ये 2 चीजें क्या होती हैं? एक होता है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर, और दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, है ना? मान लो हमारे प्रतीक बाबू जो हैं, ये जिम में जाके वर्कआउट करते हैं। ठीक, अब ये कितना इंटेंस वर्कआउट करते हैं, इंटेंसिटी इनके वर्कआउट की कितनी है, किस पे डिपेंड करता है? कितना वेट इसने उठाया, इजंट इट?
वेट कम उठाया, 100 ग्राम के बट्टे उठाए, क्या वर्क किया भाई, है ना। 1 किलो का बट्टा उठाया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा भाई। तो इंटेंसिटी ऑफ वर्क किस पे डिपेंड करी, वेट पे डिपेंड की। पर कितना किया इसने, वो इस बात पे डिपेंड किया, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी थी, ये इस बात पे किसने वेट को कितना उठाया, इजंट इट। तो इस तरह वर्क दो चीजों से मिलकर बनता है, इंटेंसिटी फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जैसे अगर मैं कल को ग्रेविटेशनल वर्क की बात करता हूं, जो प्रतीक बाबू की बात हो रही थी, ग्रेविटेशनल वर्क की बात करता हूं। ग्रेविटेशनल वर्क का मतलब है कि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया होगा, अभी फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते मर गए होंगे, mgh, ठीक है जी। अब mgh में हमारा इंटेंसिटी क्या है भैया, इंटेंसिटी यानी कितना डिपेंड किस पे करेगा, वे mg पे, वेट पे। वेट ज्यादा वर्क ज्यादा, वेट कम वर्क कम, तो इसका इंटेंसिटी फैक्टर क्या आया, mg। इंटेंसिटी फैक्टर क्या आ गया बेटे, mg आ गया, बोलो क्लियर। और वहीं पर कैपेसिटी फैक्टर क्या आ गया, h, कितना हाइट पे उठा दिया। अभी मैं सुन रहा था, सर बता रहे थे कि देखो मैंने अगर ऊपर फेंका किस चीज को, हाइट के लिए एनर्जी लगी, है ना भाई, ऐसा बता रहे थे ना अभी। तो वही बात है कि कैपेसिटी फैक्टर क्या, कितना ऊपर फेंका, वो कैपेसिटी है। तो इन दो से मिलके हमारा फॉर्मूला बनता था mgh, ठीक है। कल को मान लो अपने पास कोई और तरह का वर्क हो, मैकेनिकल वर्क सुना होगा तुमने, उससे पहले थोड़ा इलेक्ट्रिकल वर्क भी सुना देता हूं। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब होता है कितने चार्ज को हमने मूव करवाया, उससे कितना पोटेंशियल बना। तो हम बोलते हैं चार्ज, इंटेंसिटी फैक्टर इज चार्ज एंड कैपेसिटी इज पोटेंशियल। कितने चार्ज को कितने पोटेंशियल से मूव करवाया, चार्ज ज्यादा होगा तो भैया वर्क ज्यादा होगा, और पोटेंशियल जितना बनेगा वही हमारे को क्या देगा, वो कैपेसिटी देगा। इसी तरह से हम मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे, जो फिजिक्स में करते हैं हम लोग, मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। मैकेनिकल वर्क जो होता है, मैकेनिकल वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा उसमें इंटेंसिटी फैक्टर क्या है, फोर्स, और कैपेसिटी फैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डीएल, स्मॉल डिस्टेंस डीएल। क्लियर हो गया, समझ में आया, हाँ जी। क्या बेटे, मैकेनिकल इंटेंसिटी यानी कितना इंटेंस वर्क है, कितना ज्यादा हो रहा है, और कितना हम कर सकते हैं उसको। जितना हाइट उठाएंगे उतना ज्यादा वर्क हुआ, जितने वेट को उठाया उतना इंटेंस वर्कआउट हुआ। दो चीजें है ना, एक चीज पे हमारा वर्क का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है कि हमारा वर्क कितना हो सकता है, और दूसरा हम उसको कितना करवा सकते हैं। समझ में आई, इस पे डिपेंड करेगा कितना हमने करना है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना हम करवा सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी फैक्टर और ये कैपेसिटी फैक्टर। इसी तरह से अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की स्पेशलिटी है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसको एक्सपेंशन वर्क या कंट्रैक्शन वर्क भी बोल देते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो होता है पीडीवी। पी प्रेशर लेते हैं एक्सटर्नल वाला, इंटू डीवी, जितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ, पीडीवी। ठीक, अभी हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटे, बेसिकली वर्क दो चीजों से मिलकर बनता है, एक इंटेंसिटी फैक्टर और एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक। और उससे टोटल वर्क की हमारे पास वैल्यू आया करती है। वर्क एक पाथ फंक्शन होता है। वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन अ पाथ, किस तरह से हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। ये फिजिक्स वाले ना बहुत क्रूअल होते हैं यार, मालूम, बहुत क्रूअल होते हैं। पता क्या करते हैं, आदमी के सर पे बोझ उठवाते हैं, 10 किलोमीटर चलाते हैं, फिर बोलते नो वर्क इज डन, है ना। बंदा पसीने पसीने हो रखा है, बोलते नो वर्क इज डन। हम केमिस्ट्री वाले थोड़े नरम दिल के इंसान हैं, है ना, तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, है ना, पाथ तो कवर हुई है ना भाई, तो पाथ फंक्शन है, यानी वर्क इज अ पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। पाथ चलने वाली पाथ की बात नहीं हो रही, प्रोसेस कैसे हो रहा है, वेदर आइसोथर्मल कंडीशन में है, वेदर एडियाबैटिक कंडीशंस में है, वेदर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वेदर आइसोबारिक प्रोसेस है। हो सकता है इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, बट अलग अलग जगह पे वर्क अलग अलग हो। भैया आप सभी लोग मेरे से ही पढ़ते केमिस्ट्री, है ना, बराबर जितना मैं पढ़ाता हूं उतना ही पढ़ते हैं।
वही इनिशियल वही फाइनल, सबका रिजल्ट अलग अलग। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, किस किस का पाथ कैसा कैसा है उसके ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड कर रहा है कि नहीं। सो वर्क इज ऑलवेज अ पाथ फंक्शन, याद रखना है कि वर्क पाथ फंक्शन है, यानी ये पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, क्लियर। पाथ चलने वाली पाथ नहीं होती, प्रोसेस कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बेटे यहां तक समझ में आए? देखो बेटा, फिजिक्स में तुम्हें डब्ल्यू के आगे डेल्टा भी लगवा देंगे, आपने गलती से भी केमिस्ट्री में वर्क के आगे डेल्टा नहीं लगाना है, क्योंकि सर ने एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि जिसके आगे डेल्टा लग जाए वो स्टेट फंक्शन होता है ना। जिसके आगे डेल्टा लग जाए वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन। यहां डेल्टा नहीं लगाना है, क्योंकि वर्क इटसेल्फ इज अ चेंज। अरे चेंज का चेंज क्या होगा? वर्क अपने आप भी तो चेंज है, आपकी पिस्टन चेंज हो रही है ना भाई, वही वर्क है ना, तो चेंज का चेंज क्या होगा? इसलिए इसके आगे डेल्टा कभी नहीं लगाना। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क लिखना हो, डी डब्ल्यू लिखते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करके कभी भी हम डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिर्फ डब्ल्यू। अभी आगे मैं उसको करवाऊंगा। अब हम सबसे पहले तो वर्क को देखेंगे। वर्क मैंने बोला पाथ फंक्शन है। अब पाथ फंक्शन है तो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी, पाथ पे डिपेंड करेगा। इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं किस पर्टिकुलर प्रोसेस में कैसे वर्क करते हैं। पहले हम आपको सबकी डेरिवेशन समझा देते हैं, ठीक, हर उसकी डेरिवेशन करवा देते हैं, स्कूल में आती है। उसके बाद फिर हम कंपटीशन का काम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपके पास वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस में निकाल रहा हूं। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क निकाल रहा हूं आपके पास पहले, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटीज वाला टॉपिक आपने पढ़ा है ना। तो अभी सारे वर्क निकालेंगे, आज सिर्फ डेरिवेशन ही है, आज ज्यादा कुछ है नहीं है हमारे पास। इसको निकालने के लिए थर्मल रिवर्सिबल कंडीशन के लिए हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक जी, और इस सिलेंडर में एक फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन लगा दी गई, ठीक है जी। सिलेंडर में फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन लगा दी गई। अब देखो बेटे, हम अगर इसको ये कह रहे थे कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, तो थोड़ा समय पहले आपको बता देता हूं कितनी तरह की कंडीशंस, उसके अंदर कैसे वर्क, और कैसे पता चला कौन सा वर्क कैसे हुआ, फिर मैं इसको डिराइव करता हूं, ठीक है बच्चे। तो देखो प्यारे बच्चों, वर्क हम 3 कंडीशंस लेके चल सकते थे। वो 3 कंडीशन हो सकती थी, या तो आइसोथर्मल कंडीशंस, वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशंस। बेटा आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है ना, यानी वर्क इज डन कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसे केस में टेम्परेचर को हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट लिया करते हैं, ठीक। ऐसे ही दूसरा होता है हमारे पास एडियाबैटिक कंडीशन। बेटा एडियाबैटिक कंडीशन क्या होता है? नो हीट इज गिवन और टेकन, है ना, हीट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड। आइसोथर्मल अगर होता है तो हम बोलते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। जब हम एडियाबैटिक की बात करते बोलते हीट चेंज नहीं है, तो क्यू 0, क्यू के आगे भी कभी डेल्टा नहीं लगाना है। क्यू इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, फिजिक्स वाले लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, है ना, वो बेवकूफी वही करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक, क्लियर। उसका मैं लॉजिक बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक। वो गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं, उनका अपना सोचना है, मेरा अपना सोचना है, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, हम दोनों के सोच में कंफ्लिक्ट क्यों आता है, ठीक। एडियाबैटिक। और तीसरी कंडीशन हमारे पास रहती है बेटा जी, जिसको हम बोलते हैं, तीसरी कंडीशन जिसको हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहां पे डेल्टा वी 0 होता है, ठीक है जी बच्चे, डेल्टा वी 0 होता है। 3 सर आइसोबारिक भी होता है,
बेटा आइसोबारिक इन्हीं में बीच में डील हो जाता है, क्योंकि हम अगर एटमॉस्फेयर पे कार्य कर रहे हैं तो वो तो आइसोबारिक तो है ही, तो आइसोथर्मल के साथ आइसोबारिक भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब आइसोबारिक अलग से करने की कोई लोड नहीं है, हमारे पास 3 कंडीशन है। फिलहाल के लिए एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि आइसोथर्मल में आगे 2 पर्टिकुलर पार्ट्स आ जाएंगे। आइसोथर्मल के आगे 2 पार्ट आ जाएंगे आइसोथर्मल वर्क में। एक होगा इररिवर्सिबल और दूसरा होगा रिवर्सिबल कंडीशंस। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल और आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस। तो अब पेट में काउमाऊ हुआ होगा कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल क्या है, ठीक कैसे पता चलेगा कि रिवर्सिबल कब होगा, इररिवर्सिबल कब होगा। 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचते हैं, पता चले हमारे को कि रिवर्सिबल कब होगा, इररिवर्सिबल कब होगा। ये आपने एक फिर से वही सिलेंडर ले लिया है और इस सिलेंडर में आपने एक पिस्टन लगा दी है, विच इज अ फ्रिक्शनलेस मान के चलते हैं, होती नहीं ना फ्रिक्शनलेस, मान के चलते फ्रिक्शनलेस और दूसरी हम बोले वेटलेस, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहां प्रेशर जो है मान लो वो 1 एटमॉस्फेयर है। कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मान लो 5 एटमॉस्फेयर है। मान लो हमने ऊपर जो इसके प्रेशर लगाया वो क्या लगाया, 5 एटमॉस्फेयर। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में पिस्टन वैसे ही अपने आप मूव कर रही होगी डाउनवर्ड्स, कर रही होगी, ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अब आपने इसको धक्का मारा, ये नीचे आ गया। जैसे नीचे आएगा वॉल्यूम कम होगी। बॉयज लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा कि नहीं? जैसे हम इसको धक्का मारेंगे वॉल्यूम कम होती जाएगी, अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब ये काफी नीचे आ जाएगा। जब इसका प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर बन जाएगा, अब मैंने ऊपर से हाथ हटा दिया, क्या ये पिस्टन वापस जाएगी? अरे नहीं जाएगी यार, अंदर प्रेशर पहले ही बहुत कम था और ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो ऊपर वाले प्रेशर ने इसको पूरा नीचे दबा दिया, ये वापस नहीं जाएगी। पर मान लो इसी कंडीशन को अगर मैं ऐसे ले लेता, कि ये मेरे पास पिस्टन है, अब यहां का प्रेशर 4.9 एटमॉस्फेयर है। कितना है? 4.9 एटमॉस्फेयर। और मैंने अब यहां पे 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर का है। बाहर का प्रेशर कैसा है? 5 एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? अब ऐसे कंडीशन में मैंने यहां पे धक्का मारना शुरू किया। जैसे ये नीचे जाएगी वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, बहुत जल्दी ये 5 से बड़ा हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको हटाऊंगा हाथ को, क्या ये पिस्टन बाउंस बैक करेगी ना? क्यों किया? क्योंकि यहां प्रेशर का डिफरेंस कम था, तो थोड़ी फोर्स से हमने इसका प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि यहां का प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर का क्या रह गया? कम। ये एकदम से ऊपर दोबारा आई तो ये रिवर्सिबल हो गया। यहां प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, हमने ऊपर से प्रेशर लगा करके इसको नीचे तो ला दिया। बहुत ज्यादा नीचे आ जाने के बाद प्रेशर इसका काफी बढ़ा, लेकिन क्या इतना बढ़ जाएगा कि दोबारा धक्का मिलेगा ऊपर? नहीं मिलेगा यार, थोड़ी बहुत वो नीचे ही रहेगी। समझ में आई मेरी बात? जैसे आज घर जाते हो ना, एक सिरिंज मिलती है ना, सिरिंज है ना, वो ले लो, घर पे होगी वैसे भी। तो क्या करो, सिरिंज के ऊपर ढक्कन लगा होता है ना, ऊपर से पहले तो वो ढक्कन उतारना और उसकी जो पिस्टन है उसको दबाना, वो पूरी दब जाएगी अंदर तक। क्या वापस आएगी? वो नहीं आएगी वापस यार। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाया, अंदर का प्रेशर क्या था? कम, तो इतना प्रेशर कभी बना ही नहीं कि वापस धक्का मारे। पर अब क्या करना, उसी के ऊपर टोपी चढ़ा रखना उसकी। अब पिस्टन को दबाना, खूब कोशिश करना दबाने की। एक जगह के आगे दबनी मुश्किल हो जाएगी और जैसे छोड़ोगे पिस्टन पटक बाहर की तरफ को आएगी, है ना बेटा?
क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर प्रेशर था, आपने ढक्कन बंद करके रखा था ना, तो जैसे आप क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाते गए, अंदर का प्रेशर, वॉल्यूम कम करते गए, अंदर का प्रेशर बढ़ता गया, उसके से धक्का वापस भी लग रहा था, हमें मुश्किल हो रही थी उसको धक्का मारने में, हमने जैसे उसको छोड़ा वो नाक पे लगी, वापस आ गया, ठा। समझ में आई मेरी बात? तो इरिवर्सिबल कब होता है बेटा? इरिवर्सिबल वर्क तब होता है व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज हाई। इरिवर्सिबल कब होता है? व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज हाई। प्रेशर डिफरेंस इज हाई, जब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है भैया? इरिवर्सिबल वर्क होता है। लेकिन अगर प्रेशर का डिफरेंस लो हुआ तो क्या होगा? बड़ी जल्दी ये प्रेशर से ओवरकम कर जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये वापिस आएगा। तो रिवर्सिबल तब होता है व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज लो। जब प्रेशर डिफरेंस लो हो गया तो वर्क कैसा हो गया बेटा? रिवर्सिबल हो गया। जब प्रेशर का डिफरेंस कम होता है तो हम बोलते हैं वर्क रिवर्सिबल होता है, और जब प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता है तो बोलते हैं वर्क इरिवर्सिबल होता है। किसके प्रेशर के डिफरेंस की बात कर रहे हो? सिस्टम और सराउंडिंग, बाहर का और अंदर का। ठीक, किसी जगह भी प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वर्क कैसा होगा? कैसा होगा? इरिवर्सिबल। पर अगर प्रेशर का डिफरेंस हुआ कम तो वर्क कैसा होगा? रिवर्सिबल। बोलो, समझ में आता है? अब बेटा क्या होता है कि अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो, इवन दो इन दोनों का वर्क अलग अलग होगा। ठीक, इसका वर्क हम निकालते हैं, आगे डिराइव तो करूंगा ही मैं। निकालते कैसे हैं? इसका वर्क निकालते हैं आइसोथर्मल। रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क हम निकालते हैं पी डेल्टा वी से। कैसे? पी डेल्टा वी से। ठीक, जबकि इसका वर्क हम निकालते हैं 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1 से। अब दोनों केसेस में मान लो V2 V1 बराबर भी हुआ लेकिन वर्क अलग अलग आएगा, है ना? यहां पे भी P डेल्टा V V2 माइनस V1 हुआ ना। अगर V2 V1 सेम है तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा भाई, अलग अलग आएगा। यहां से प्रूव होता है कि वर्क इज एक्चुअली अ पाथ फंक्शन। आप जो V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू यहां पुट करें वही यहां पुट कर दें, क्या वर्क सेम आएगा? नहीं आएगा यार। समझ रहे मेरी बात? तो उससे पता चल जाता है कि वर्क इज एक्चुअली अ पाथ फंक्शन। ऐसे प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक में भी हमारे पास दो तरह की कंडीशंस रह जाती हैं। ठीक, वही रिवर्सिबल कंडीशंस एंड इरिवर्सिबल कंडीशंस। इनको भी आगे डिस्कस करेंगे अपन लोग। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कंडीशंस। ठीक, बात वही है, जब प्रेशर का डिफरेंस कम तो क्या होगा? रिवर्सिबल। प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा तो क्या होगा? इरिवर्सिबल। ठीक, उसको निकालने का तरीका अलग होता है, आगे डिराइव करेंगे इस एक्सप्रेशन को भी इसके। आइसोकोरिक में वर्क डन 0, जब डेल्टा वी 0 है। आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा वी 0। अरे पिस्टन हिली नहीं, पिस्टन हिली नहीं तो क्या वर्क हुआ? तो यहां से एक खास बात समझ लो, वर्क ऑलवेज अपीयर्स ऑन द बाउंड्रीज। वर्क कहां पे अपेयर होता है? बाउंड्री पे। गैस कोई वर्क कर रही है अंदर, कुछ पता चलेगा? जब तक ये पिस्टन नहीं हिलेगी क्या वर्क का पता चलेगा? वर्क कब अपेयर हुआ? जब ये पिस्टन हिली। और पिस्टन कहां पे हिली? जब इस पे धक्का लगा। अगर मान लो एक क्लोज्ड वेसल होता, ये पिस्टन मूवेबल ना होती, तो बेटा हमें क्या पता चलता भी गैस वर्क कर रही है कि नहीं कर रही? हमें कैसे पता चलता? ये तो अपीयर ही तब होगा अगर कोई बाउंड्री अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी। इसलिए याद रखेंगे कि वर्क अपीयर्स ऑन दी बाउंड्रीज। अगर बाउंड्रीज हमारे पास हिलती हैं, अपनी जगह से हिलती हैं, तब हम देखते हैं कि हाँ वर्क हुआ। यानी पिस्टन अपनी जगह से मूव करेगी तब तो वर्क होगा, अगर पिस्टन मूव ही नहीं करी तो वर्क का छुनछुनी होगा। समझ में आई? हमें कैसे पता चलेगा? तो वर्क ऑलवेज अपीयर्स ऑन बाउंड्री।
बोलो क्लियर, समझ में आया? इसीलिए जब आइसोकोरिक में बाउंड्री हिली नहीं तो हमारे लिए वर्क क्या रहा? 0। ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर गैस ने मत्था नहीं मारा होगा, ऐसा थोड़ी कि गैस अपनी जगह से हिली नहीं होगी, कि ऐसा होगा कि एक आइसोकोरिक सिस्टम है और उसमें आपका गैस खड़ी है अपनी जगह, गैस के मॉलिक्यूल खड़े हैं, ऐसा होता है क्या? मूव कर रहे हैं ना, और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो काम कर रही है ना, पर हम उसके काम को कुछ देख सकते हैं क्या? इसलिए हमने बोला कि उसका वर्क डन क्या है? 0 है, क्योंकि वर्क अपीयर्स ऑन द बाउंड्रीज। क्लियर? अब एक खास बात ध्यान से सुन लेना बेटा, रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क इज ऑलवेज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क इज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, मैक्सिमम वर्क डन। अगर तुमसे कोई पूछे मैक्सिमम वर्क डन तो कौन सा होगा? रिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम बिकॉज इट इज अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर। ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर के अगेंस्ट होता है। यहां सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट होना था भाई, जब हमने इसके ऊपर वर्क करना था किसके अगेंस्ट होना था? 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट होना था ना भाई, समझे? और यहां पे 4.9 के अगेंस्ट, तो कहां ज्यादा धक्का मारना पड़ता आपको? तो वर्क ज्यादा कहां होता है ना भाई? एक डफर बच्चे को पढ़ाना और एक समझदार बच्चे को पढ़ाना, कहां वर्क ज्यादा लगेगा? डफर को जो मर्जी बता दो, पल्ले उसको कुछ पढ़ना नहीं, थोड़ा भी बता दोगे तब भी चलेगा, है ना? लेकिन समझदार को बहुत सारी चीजें आती हैं ऑलरेडी, अब उसको पढ़ाने के लिए पढ़ के आना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, है ना? तो मैं तुम्हें अच्छी कैटेगरी में रखता हूं। तो देखो बेटा, ऐसा है, एक सिंपल बात यहां से समझ लो कि यहां वर्क 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, यहां वर्क 4.9 के अगेंस्ट। तो एक बात बताओ, किसके जगह पर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? जहां पे जिस प्रेशर के अगेंस्ट मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर जहां पे होगा, जिसके अगेंस्ट हमें काम करना होगा, उसी का वर्क ज्यादा होगा। इसलिए बेटा रिवर्सिबल में हमें पता प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है? कम। तो मैक्सिमम वर्क प्रेशर कहां पे हो सकता है? रिवर्सिबल में। इसलिए वर्क रिवर्सिबल कंडीशन का मैक्सिमम होता है बिकॉज इट इज डन अगेंस्ट मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर, अगेंस्ट मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर, मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर के अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है। क्योंकि अगर ये बराबर ही हो जाता तब तो वर्क वैसे 0 हो गया था, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, क्या पिस्टन ऊपर नीचे कहीं जाती? फर्क तो चाहिए ही ना। वर्क की डेफिनेशन ही क्या है? प्रेशर का डिफरेंस। अगर प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है तो क्या वर्क हो रहा है? प्रेशर का डिफरेंस तो चाहिए, पर रिवर्सिबल में वो डिफरेंस कम होना चाहिए। इसका मतलब जिस प्रेशर के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए। इसलिए वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज मैक्सिमम बिकॉज इट इज अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर। बोलो यहां तक क्लियर? अब बेटे वर्क 2 तरह से, या तो सिस्टम काम करे और या फिर हम काम करें। 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि हमने ये सिलेंडर ले लिया था भाई, इस सिलेंडर में पिस्टन लगा दी थी दोस्तों, ऊपर का प्रेशर P2 था, नीचे का प्रेशर P1 था, ठीक है? अब 2 केसेस अराइज हो सकते हैं, है ना जी? मान लो इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, अगर P1 बड़ा हुआ तो होगा क्या? बोलो, पिस्टन ऊपर जाएगी नीचे आएगी? है? अरे P1 ज्यादा है तो पिस्टन कहां जाएगी? यहां प्रेशर ज्यादा ऊपर, यहां धक्का लगेगा कि नहीं? तो क्या होगा? पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, पिस्टन मूव्स आउटवर्ड्स। तो पिस्टन आउटवर्ड मूव की तो वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया कि नहीं? सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इस समय सिस्टम ने काम किया है क्योंकि सिस्टम ने पिस्टन को बाहर धकेला है भाई, ठीक? वहीं पर अगर मान लो ऐसा बोल देते कि इफ P1 इज लेस देन P2, अब क्या होता? अगर P2 बड़ा होता तो क्या होता? पिस्टन नीचे आती कि नहीं आती? अरे बड़े छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं तुम्हारे को,
अगर P2 ज्यादा होता तो क्या होता, ये पिस्टन नीचे आती कि नहीं आती, पिस्टन अगर नीचे आती तो मतलब क्या होता, वर्क किसने, हमने कर दिया ना फिर, तो देन इट इज पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड्स, या इनवर्ड्स या डाउनवर्ड्स ले लो यहां पर, है ना बच्चे। तो ऐसे में बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम ने काम किया है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, सिस्टम ने काम किया। अब बार बार हमें यह बताना पड़ेगा यार हमने काम किया कि सिस्टम ने काम किया, बार बार लिखना पड़ेगा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोला यार देश की इंक बचाओ, छोटा छोटा साइन लगाओ, तो एक साइन कन्वेंशन रख लिया गया। बोला अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो हमने नेगेटिव लेना है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेना है। फिजिक्स में उल्टा हो जाएगा। अभी क्यों होगा ये भी समझा देता हूं, क्यों मेरी और सिद्धार्थ सर की लड़ाई है, ठीक, ऐसे नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक, साइंटिफिक लड़ाई, ठीक। एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स वालों को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने सिर्फ हमारे को एक इंजन बना के दे देना है। उन्होंने क्या किया, इंजन बना के दे दिया, बोला लो जी इंजन बन गया, करवाते रहो अब काम। अब इंजन का काम करवाना उनका मतलब यह है कि एक्सपेंशन होना या कंट्रैक्शन होना, उनका मतलब यह है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई उस इंजन को कितना पेट्रोल खिलाना पड़ेगा, उनको फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बना दिया है जो काम कर रहा है, उस काम में कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम और कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम से, यानी फिजिक्स वाले वॉल्यूम को रोते हैं, इसलिए वो बोलते हैं अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो हम नेगेटिव ले लेंगे। ये फिजिक्स वालों की थॉट है, और केमिस्ट्री वाले लाइफ को जीने लायक बनाते। तो हम ये सोचते हैं कि चलो वो तो बन गया भाई, अब इसके ऊपर हम कौन सा फ्यूल लगाएं जिससे हमें कम से कम खर्चा हो, हमारी जिंदगी अच्छी बने। तो हमें यह देखना होगा कि एनर्जी कम यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है। तो हमारा कंसिडरेशन एनर्जी को लेके, अगर एनर्जी कम हुई हम बोलेंगे माइनस हो गई यार एनर्जी, अगर एनर्जी बढ़ गई तो हम बोलेंगे प्लस हो गई। अब मान लो सिस्टम ने काम किया, उसकी एनर्जी बढ़ी कि कम हुई, एनर्जी कम हुई तो हमने कौन सा साइन लगाया, उसका वॉल्यूम बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। अरे मैंने बोला सिस्टम ने अगर काम किया, उसकी एनर्जी कम हुई, हमने साइन माइनस का लगा दिया। सिद्धार्थ सर ने देखा, बोला पिस्टन का तो वॉल्यूम बढ़ गया है, सिलेंडर का तो वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उन्होंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो फिजिक्स वाले वॉल्यूम को रोते हैं, इस वजह से उनका साइन कन्वेंशन हमारे से अलग है। और हम किसको रोते हैं, एनर्जी को। हमें रट्टा मारना ही नहीं, हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि हम एनर्जी के हिसाब से सोचेंगे। अगर हमारे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे जी माइनस हो गई, अगर बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे, प्लस। इसलिए जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी कम ही होगी ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा सिस्टम काम भी करे एनर्जी भी बढ़े, पॉसिबल है क्या। तो जब सिस्टम काम करेगा उसकी एनर्जी कम होगी, हम माइनस का साइन लगाएंगे। और जब सिस्टम पे हम काम करेंगे हम उसको एनर्जी देंगे, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये साइन कन्वेंशन होती है। बोलो क्लियर। वर्क के यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स जो होंगे वर्क के, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए वर्क इज द मोड बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो इसके यूनिट्स वही रहेंगे, जूल और कैलोरी। सीजीएस में हम इसको अर्ग्स में भी निकाल लेते हैं, ऐसे लीटर एटमॉस्फेयर में भी आता है वर्क, लेकिन ऐसा यूनिट कौन से होंगे, जूल। हालांकि फिजिक्स में फिर आपको बोलेंगे कि जी वर्क का यूनिट जूल, हीट का यूनिट कैलोरी। अरे भैया दोनों एनर्जी की मोड्स हैं तो दोनों के यूनिट सेम है भाई, क्लियर। तो जूल में भी वर्क निकलेगा, कैलोरी में भी वर्क निकलेगा। बोलो क्लियर। एनी डाउट्स। चलो ये तो हो गया कि वर्क है क्या, कैसे है। अब हम डिफरेंट वर्क्स पता चल गया, और ये भी समझ में आ गया पाथ फंक्शन कैसे है। अलग अलग पाथ में इसका वर्क क्या हो गया, अलग अलग। हालांकि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग आता है। इसका मतलब इट इज द पाथ फंक्शन, इट अपीयर्स ऑन द बाउंड्रीज। ये सारा क्लियर हो गया। अब चलो जी वापस चलते हैं डेरिवेशन की तरफ।
अब हम सबसे पहले वर्कड इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में बात करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने एक क्या लिया, सिलेंडर, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ए, ठीक है जी। यहां पे ऑब्वियसली कुछ फोर्स लग रही होगी जिससे कुछ प्रेशर जनरेट होता होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और कुछ यहां गैस धक्का मार रही होगी, ठीक है जी। तो मान लो यहां का प्रेशर कुछ P एक्सटर्नल है और यहां का प्रेशर P इंटरनल है। देखो बच्चा लोग, हम सेल्फिश लोग हैं, हम हमेशा सिस्टम से काम चाहते हैं, हम कभी सिस्टम पे काम नहीं करते हैं, है ना भाई। हम हमेशा यही बोलते हैं हमारे को पढ़ाया क्या, है ना। हम ये थोड़ी बोलते हमने पढ़ा क्या, हम तो ये बोलते हमें पढ़ाया क्या। हम हमेशा सिस्टम सर, मैं भी अभी सेल्फिश है, मैं बोल पढ़ा क्या, ये नहीं बोलूंगा पढ़ाया क्या, मैं भी पूछूंगा पढ़ा क्या तुमने, है ना। तो बेसिकली हम हमेशा सिस्टम के काम से मतलब रखते हैं, अपने ऊपर सिस्टम पे काम नहीं करते, सेल्फिश लोग। इसलिए हम पहले से सोच के चलेंगे कि हम सिस्टम से काम करवा रहे हैं, ठीक। तो उस हिसाब से P इंटरनल जो होगा वो एक्सटर्नल से क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। इसलिए पिस्टन ऊपर को मूवेगी, जब पिस्टन ऊपर को मूवी और समझो यहां तक पहुंची, ठीक है जी, तो यहां से यहां जो चेंज इन लेंथ आ गया है ना, वो चेंज इन वॉल्यूम जो आ गया उसको छोटी सी वॉल्यूम चेंज डीवी लिख दे। जब सिस्टम ने काम किया, पिस्टन को धक्का मारा, पिस्टन ऊपर चला गया, सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज हुआ, कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, स्मॉल वॉल्यूम डीवी। समझ में आया। अगर हम सिर्फ इसकी लेंथ की बात करते कि कितनी लेंथ चेंज हुई, तो बोलते स्मॉल लेंथ डीएल चेंज हो गया। क्या बोलते, डीएल लेंथ चेंज हुई, है ना भाई। डीवी तो पूरा वॉल्यूम है ना। अगर लेंथ की बात करते तो क्या बोलते, डीएल। क्लियर। तो आपको पता है कि ये चेंज इन वॉल्यूम डीवी ये किसके बराबर होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चेंज इन लेंथ। सही बात। तो क्या डीवी ए एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन इंटू डीएल चेंज इन लेंथ, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो समझ में आता है। तो डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डीएल, ये पहले ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो बेटे हमारे पास प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का मतलब ही क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो यहां से जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेशर इंटू एरिया, ये भी हमें पता चल जाता है। अब बोलो वर्क क्या होता है भाई, वर्क बेटे हमने बोला वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, अभी फिजिक्स से ही पढ़ाती भाई, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एफ है और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है भाई, डीएल, ठीक। और क्योंकि हम सेल्फिश लोग किससे काम करवा रहे, तो आगे साइन क्या लगा दूं, नेगेटिव का साइन लगा देता हूं। बोलो क्लियर। अब प्यारे प्यारे से बच्चों, फोर्स को मैंने ऊपर डिराइव किया था, फोर्स की जगह क्या मैं ये पुट कर सकता हूं, P इंटू ए, और आगे डीएल तो लगेगा ही लगेगा, यहां माइनस का साइन होगा। बोलो क्लियर। अरे ये क्या निकल के सामने आ गया हमारे, एडीएल क्या था हमारे पास, डीवी थी कि नहीं। तो डब्ल्यू यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, इसको चाहो आप डी डब्ल्यू लिख दो यार, मेरी बिला से, छोटा वर्क डी डब्ल्यू, ठीक है जी। एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी डीवी, दैट इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। डीवी स्मॉल है ना, अपने को स्मॉल स्मॉल से काम नहीं चलता, एक्स्ट्रा लार्ज की आदत है, ठीक। तो अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट किया, यहां वॉल्यूम की लिमिट्स पुट कर दी V1 से, है ना, कुछ तमीज में रहेंगे, कुछ ही वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना, ये थोड़ी भी चलो चलने दो, ठीक। अब भैया ऐसा DW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W, DW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W। बेटा प्रेशर तो कांस्टेंट है ना भाई, बार वाला,
बाहर वाला प्रेशर कौन, जिसके अगेंस्ट पिस्टन उठ रही है। ओ भाई हेलो, खाल में रहा करो। पिस्टन ऊपर उठ रही है ना भाई, किसके अगेंस्ट उठ रही है, एक्सटर्नल प्रेशर के, है ना जी। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट ही है, तो इस पी को बाहर निकाल लूं भाई। कांस्टेंट का थोड़ी भी होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल का, फ्रॉम v1 टू v2 dv। फटाफट से बोलो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dv निकालनी हो विद लिमिट्स v1 टू v2, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चे तो तुम अच्छे हो। तो w इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक, इनटू क्या आ जाएगा, डेल्टा v। बोलो जी वर्क निकला कि नहीं निकला, ये किसका वर्क निकाला, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशन का वर्क निकाला। अब डेल्टा वी को क्या लिखते हो, v2 माइनस v1। समझ में आई कि पिछली भी चले गई, आ गई, हाँ जी बेटा हम सिस्टम से काम करवा रहे, अगर हम काम करते हम इंटरनल प्रेशर लेते। ये प्रेशर वो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ये प्रेशर वो वर्क है जिसके अगेंस्ट प्रेशर हो रहा है। भाई साहब ने बोला सर यहां एक्सटर्नल क्यों है, इंटरनल क्यों नहीं लिया, भाई मैंने नहीं करना काम सिस्टम पे, मैंने अपना काम थोड़ी देखना है। मेरे को क्या इंटरेस्ट है कि मैंने कितना काम किया, मेरे को इंटरेस्ट है मेरे सिस्टम ने मेरे लिए कितना काम किया। तो मैं सिस्टम के काम की बात करूंगा तो सिस्टम किसके अगेंस्ट एक्सपैंड होगा भाई, तो हम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल, इसलिए हम पी एक्सटर्नल लिखते हैं। अगर हमने काम करना होता तो हम बोलते पी इंटरनल के अगेंस्ट कर रहे हैं, पर हमने करना ही नहीं ना यार। हम किसका काम निकाल रहे हैं, सिस्टम का। माइंड इट, हमेशा ध्यान में रखना, हम किसका काम निकालते हैं, सिस्टम का। हमें ये थोड़ी देखना होता हमने सिस्टम पे क्या काम किया, हम तो ये देखते हैं सिस्टम हमारे लिए क्या काम कर रहा है, इसलिए पी एक्सटर्नल ही यूज होगा। बोलो क्लियर। ये हो गया वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा स्कूल में आएगी डेरिवेशन, क्या आप कर सकोगे, हाँ जी। अब देखो बेटे यहीं से आगे चलते हैं और हमारा अगला काम, भुवन ये जरूरी नहीं बेटा मैं बेइज्जती करूं उसके बाद ही चुप होंगे हम, कभी कभी बेइज्जती के बिना भी चुप हो जाना चाहिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल, ये अपने आप में बेइज्जती थी पता, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल कब होगा भाई, बोलो, जब प्रेशर डिफरेंस कम होगा। क्या हम तब ऐसा लिख सकते हैं कि P ऐसे केस में वर्क इज रिवर्सिबल व्हेन P एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P इंटरनल। ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए ना भाई, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस स्मॉल प्रेशर डीपी। यहां तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, यहां थोड़ा प्रेशर कम होगा, यहां वो प्लस होगा, यहां वो माइनस होगा, छोटा सा, है ना जी, छोटा सा होगा। तो हमारी ये जो इक्वेशन थी, से इसको इक्वेशन नंबर 1, अगर स्कूल में रिवर्सिबल का फॉर्मूला ड्राइव करने को आएगा यहीं से शुरू करना है, ये सारा करके दिखाना है, फिर यहां आना है, ठीक, क्लियर। अब हमारे को यहां पता चल गया कि इन पुटिंग इन 1, अब आपने 1 में पुटा, इसको 1 में पुटोगे तो क्या आएगा, dw माइनस क्या आएगा, P एक्सटर्नल की जगह क्या पुट करेंगे, इंटरनल प्लस माइनस dp इंटू dv, मतलब इसको सीधे में dv लिख दिया। अरे समझ में आया, पक्का, बेटे ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, dp इज वेरी स्मॉल, और छोटी छोटी चीजें पसंद नहीं अपने को, है ना, तो कैन बी नेग्लेक्टेड।
बोलो नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन लोग कि नहीं? कर देते भाई नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट किया तो dw इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी हो गया कि नहीं हो गया? बोलो समझ में आया यहां तक? अब अंदर इंटरनल है क्या? अरे प्रेशर किसकी वजह से है? गैस की वजह से है ना भाई, अंदर कुछ गैस है। तो चलो गैस का प्रेशर तो हम निकाल सकते हैं ना भाई। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आइडियल गैस इक्वेशन बोलते क्या बोलते हो? पी वी इक्वल टू एनआरटी। तो पी किसके बराबर? एनआरटी अपॉन वी होता है कि नहीं? गैस का प्रेशर है और ये भी गैस का प्रेशर है। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, पुटिंग P इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया तो dw माइनस nRT अपॉन v, ठीक, इंटू dv। बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया? आ गया समझ में? बस कुछ नहीं किया यार, इंटरनल प्रेशर लिखा था ना, इंटरनल प्रेशर गैस का था ना, गैस का प्रेशर कैसे निकालते थे? PV इक्वल टू nRT से। हमने बस P निकाला वहां से, वो आया nRT बाई V, उसको यहां पुट कर दिया। क्लियर? छोटा छोटा चेंज, अपने को चाहिए बड़ा बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज। सो इंटीग्रेटिंग दिस। हाँ जी भाई साहब क्या बोल रहे हो? सर बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस छोटा होना चाहिए सर, लेकिन अगर ज्यादा भी होगा, अगर हम बाहर से फोर्स ज्यादा लगाएं फिर रिवर्सिबल ही होगा वो भी। ओ भाई इतना अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया है ना भाई, इतने सालों बाद जागा। तुम बताओ भाई, इसका आंसर आपको मिला था क्लास में? कि अगर हम अंदर का प्रेशर बहुत ही कम हुआ, हमने ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, वो पिस्टन बहुत नीचे तक चले जाएगी और फिर हम हटाएंगे तो इतना प्रेशर अंदर डेवलप नहीं होगा कि दोबारा ऊपर आ सके। ठीक, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, सिर्फ उतनी की उठेगी जितने से प्रेशर क्या हो जाए, बराबर, पर कभी भी वापस उस जगह तक तो नहीं आ पाएगी भाई। समझ में आई? जब प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा तो वर्क इज इरिवर्सिबल। अब चलो आगे। अब देखो भैया, ऐसा है कि हमारे पास जब हमने इसके अंदर गैस डाली थी, क्या इसमें सिलेंडर में कहीं होल है? क्या कहीं से गैस बाहर जा सकती है? तो क्या ये n चेंज होगा? n चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल उतने ही रहेंगे ना भाई। क्या r चेंज होगा? r तो गैस कांस्टेंट है। और प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। क्या t चेंज होगा? तो क्या nRT चेंज होगा? क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? तो क्या इसकी इंटीग्रेशन करनी है? क्या करोगे? बाहर निकाल दोगे। तो dw इज इक्वल टू माइनस nRT, और यहां पे क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन किसकी रह जाएगी? dv बाय v, और लिमिट्स तो पुट की थी हमने, v1 से v2, v1 से v2। अब मुझे बताओ dv बाय v का इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स v1 टू v2 क्या फॉर्मूला होता है? नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1, नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1, या लॉग ऑफ v2 माइनस लॉग ऑफ v1, ये फॉर्मूला होता है इसका। dv बाय v इंटीग्रेट अगर करेंगे, है ना लड्डुओ, dv बाय v को इंटीग्रेट करते हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? मैथमेटिक्स क्या बोलता है? लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट होता है तब, अगर dv बाय v की इंटीग्रेशन हो, है ना भाई। मैथमेटिक्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी, फिर भी करवाता हूं। dw माइनस nRT अंदर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1। बेटा लॉग में माइनस का मतलब क्या होता है? डिवाइड। लॉग में माइनस का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या इस एक्सप्रेशन को, अब ये तो खत्म हो गया, इसको तो इंटीग्रेशन कर दी थी, ये w आ गया ना,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, W इज इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। बोलो समझ में आया? अरे क्लियर? नेचुरल लॉग का कोई टेबल है अपने पास? अपने पास नेचुरल लॉग का टेबल ही नहीं है। अपने पास log टू द बेस 10 का टेबल बना के दिया जाता है पेपर में। बुक्स के पीछे जो टेबल होता है कौन सा होता है? log टू द बेस 10। तो हमें इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है। याद रखना है हमेशा कि अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं ना नेचुरल लॉग को, तो 2.303 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नेचुरल लॉग ऑफ x जो होता है ना, वो 2.303 log टू द बेस 10 x होता है। समझ में आई बात? अगर नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो ना, तो मल्टीप्लाई करते हो कितने से? 2.303 से। अब हमारा फॉर्मूला निकल गया था W इज इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। यही था ना भाई? मुझे इसको किसमें चेंज करना है? log टू द बेस 10 कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 अपॉन V1। निकल गया फॉर्मूला। या आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। और सर आपने तो 2.303 NRT से भी मल्टीप्लाई कर दिया। गधो, अगर इधर लिखोगे तो आगे लिखने में कोई फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लाई तो होना ही है। समझ रहे मेरी बात? तो माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। ये फॉर्मूला कब आ गया? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या था? माइनस P डेल्टा V, P डेल्टा V। और रिवर्सिबल का माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। बोलो समझ तो नहीं आ रहा है? अब हमें यह भी पता था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ था कि नहीं? तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और नॉट? तो जहां हम वॉल्यूम लिख रहे हैं उसके उल्टा प्रेशर लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log ऑफ P1 अपॉन P2। क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको? तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई भाई? आ गई समझ में? तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का वर्क निकालना आ गया भाई। कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, कहां पे नहीं किया बेटे? नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, log टू द बेस 10 को log लिखते हैं। तो log लिख दिया, मतलब log टू द बेस 10 है। ठीक है, आगे बात समझ में? लॉग के बिना कहां काम होता है? बेटा तुम बताऊंगा तुम्हें मैं कौन हूं। ठीक, आगे चलते। अभी हमने क्या पढ़ा? आइसोथर्मल। अब बात करते हैं एडियाबैटिक की, है ना? आइसोथर्मल पढ़ लिया, एडियाबैटिक कंडीशन में देखें। चलूं आगे। एडियाबैटिक कंडीशंस, चू चू करने वाले तेरा मुंह काला, और वो भी बहुत बुरी तरह से। एडियाबैटिक, पहले इरिवर्सिबल कंडीशंस, इरिवर्सिबल कंडीशंस, वर्क इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो बेटा, एडियाबैटिक क्या होता है? नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, नो हीट इज गिवन। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अरमान जी ने परसों मेरे से डिस्कशन की, आपसे भी अभी क्लियर होएगा बेटा अरमान। मैंने आपको बोला था, वैसे समझाया था आपको, लेकिन आज उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। इसने कहा कि सर देखो, एक एडियाबैटिक सिस्टम है, उसको ना आप हीट देते हो ना हीट लेते हो। जब हीट भी नहीं देते हो, हीट लेते भी नहीं हो, तो उसका टेम्परेचर सेम नहीं रहना चाहिए? जब हीट दी नहीं
हीट ली नहीं, तो भैया टेम्परेचर सेम होना चाहिए। पर बोलता सर फिर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में फर्क कहां आया? यही क्वेश्चन था जी। अब देखो एक सिंपल बात है, ये थॉट ही गलत है बेसिकली कि एडियाबैटिक सिस्टम में टेम्परेचर सेम रहता है। ये गलत है। क्यों बेटा? एडियाबैटिक में टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बेटा आपने हीट दी नहीं, आपने हीट ली नहीं, पर सिस्टम से काम तो करवाया। अब सिस्टम से काम करवाया लेकिन उसको हीट नहीं दी, तो काम कैसे किया उसने? अपनी एनर्जी यूज की, अपनी एनर्जी यानी अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया, अंदर की इंटरनल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को यूज किया। उस स्टोर एनर्जी की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई। अगर उसकी एनर्जी कम हो गई तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा कि नहीं? समझे मेरी बात? सर को पढ़वाते रहो, खाना दो नहीं, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है कम हो जाएगी भाई, है ना। फैमिली पैक बना रखा है, एक आधे महीने का पूरा बंदोबस्त है मेरे पास। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट नहीं देते हो या उससे हीट नहीं लेते हो एंड स्टिल इट डज वर्क, तो इट विल डू वर्क ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। और जब इंटरनल एनर्जी पे अपना काम करेगा, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और उससे क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे कभी सोचा ये एसी कैसे वर्क करता है, कैसे ठंडी ठंडी हवा देता है, या आपका जो फ्रिज है घर में ये कैसे ठंडा कर देता है यार चीजों को। आज तुम्हें बताता हूं कि फ्रिज वर्क कैसे करता है। आज की रात तुमने क्या करना, उस कमरे में सोना जहां फ्रिज हो। ठीक, किचन में सो जाओ, क्या चूहे खाएंगे? है ना। आज की रात उस कमरे में सोना जहां फ्रिज हो। तो क्या होगा, अगर आपके घर में अभी मॉडर्न फ्रिजेस है, मतलब कोई 4-5 साल 6 साल पुराने हैं, ठीक, तो क्या होगा कि रात को जब आप सोएंगे, दिन में तो पता चलता नहीं, दिन में बहुत साउंड्स होती हैं। रात को जब बिल्कुल लाइट्स ऑफ, सब सन्नाटा हो जाता है ना, आप उस कमरे में सोएंगे तो आपको एक आवाज आएगी, घर। अब थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर एकदम से आएगी कटक, और फिर ऐसा लगेगा कोई लंबी लंबी सांसें भर रहा है। आप डर जाओगे, आपको लगेगा भूत आ गया, इधर उधर देखोगे, है ना, डर के मारे मम्मी की गोदी में बैठ जाओगे। उतने में आवाज आई कटक, और फिर से शुरू हो जाएगा घर। ओहो, ये तो फ्रिज काम कर रहा था यार, हम एम ही डर गए, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये साइकिल है फ्रिज का, ये साइकिल है फ्रिज का। पहले घर, फिर कटक, फिर सांसे, फिर कटक, और फिर हमारे पास क्या होता है, दोबारा से घर। ठीक, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि फ्रिज के पीछे ना एक लगा होता है कंप्रेसर, जैसे एसी का भी कंप्रेसर होता है, सेम तरीका दोनों का काम करने का। इसको जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझाता हूं तुम्हें। क्या होता है कि कंप्रेसर जो होता है ना, वो गैस को कंप्रेस करता है ना। जो कंप्रेस, पीछे कभी फ्रिज को पीछे से पलट के देखना, एक काला सा टुंडू लगा होगा, है ना, शिवलिंग टाइप, है ना, तो काला सा होगा ना भाई, उसमें उसमें गैस कंप्रेस होती है, तो आवाज आती है घर। जब तक वो कंप्रेस करता रहता है, जब तक वो गैस को कंप्रेस करता रहेगा, आवाज आती रहेगी। फ्रिज की पिछली साइड देखोगे, ऐसे ऐसे करके ना रॉड्स होंगी, है ना, ऐसे पूरी ऐसे ऐसे करके, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना। ये जिगजैग ही क्यों, सीधी क्यों नहीं लगा दी? इसके पीछे लॉजिक है, डिजाइन नहीं है, ये लॉजिक है। बेसिक बात क्या है, जब आपका कंप्रेसर वर्क करता रहेगा, तो वर्क करते 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 उसका प्रेशर अंदर गैस का, कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करना, वॉल्यूम कम करना। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है। उसमें एक कंप्रेसर में लगा होता है प्रेशर वॉल्व। जब प्रेशर एक हद तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा, तो वो वॉल्व एकदम से खुलता है, कटक। जैसे वॉल्व खुलता है, कंप्रेसर के अंदर जो गैस कंप्रेस्ड होती है, वो पाइप्स में मूव करना शुरू करती है। वो पाइप का वॉल्व खुला, उसमें मूव करना शुरू करती है। वो जो ऐसे जिगजैग सी पाइप्स हैं, उसमें मूव करना, वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है, उसको ना हीट दी जाती है ना उससे हीट। वो बात अलग है कि हमारे पास 100% इंसुलेशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए फ्रिज कुछ एनर्जी बाहर फेंकता है। वो जो गैस होती है उससे बाहर पीछे हीट निकलती है, एसी से भी, कंप्रेसर से निकलती, क्योंकि 100% एडियाबैटिक हम नहीं कर सकते। बट अदरवाइज एडियाबैटिक सिस्टम माना जाएगा इसको। तो अगर परफेक्टली एडियाबैटिक मान लो, फॉर अ टाइमिंग, मानने में क्या जाता है आपने। अब क्या हुआ, गैस उस
पाइप्स में मूव करने लगी। जब गैस उस पाइप में मूव करने लगी, इट हैज टू डू सम वर्क। गैस एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, अपनी फोर्सेस तोड़ रही है भाई। जब पास लाए होंगे उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस बनी होंगी, जब दूर जा रहे होंगे फोर्सेस टूट रही होंगी, और ये गैस वर्क कर रही होगी। बाहर से आप कुछ दे नहीं रहे, तो गैस वर्क किस पे करेगी? अपनी इंटरनल एनर्जी पे। तो एक्सपैंड होते हुए अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करती रहती है, यूज करती रहती है, गैस ठंडी होती रहती है, ठंडी होती रहती है, ठंडी होती रहती है, ठंडी होती रहती है। और फिर वो पाइप जो है ना, ऐसे जिगजैग पाइप वाली पाइप ऊपर जाके कहीं गायब हो जाती है, वो फ्रिज के अंदर चले जाती है। फ्रिज के अंदर वो एक कंपार्टमेंट होता है कंडक्टिंग, उसके साथ जुड़ जाती जाके। अब जो गैस पूरी ट्रेवल करके आई है, पूरी तरह ठंडी हो गई है, उस कंपार्टमेंट में चले जाती है। उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, पर वो कंडक्टिंग होता है, पर है तो बंद ना, गैस उससे बाहर नहीं आई, पर वो कंडक्टिंग है, ठंडा है बहुत बुरी तरह से। तो उसके आसपास जो बाहर की एयर हमारी होती है वो आती है। और आप कभी फ्रीजर को खोल के देखना, उसमें छोटा सा पंखा लगा रहता है, छोटा साइड में ना फैन लगा रहता है। वो फैन, वो जो उसके आसपास की एयर होती है उसको सर्कुलेट करवाता है फ्रिज के अंदर। ठीक, अब क्या हुआ, उस कंडक्टिंग चैनल के अंदर जो गैस आई थी जो ठंडी थी, आसपास की एयर कैसी थी? गर्म। उस एयर से उसने टेम्परेचर लिया गैस ने। गैस अंदर गर्म होती रहेगी और आसपास की हवा ठंडी होती रहेगी, और उस ठंडी हवा को जो पंखा होगा वो आपके फ्रिज में सर्कुलेट करता जाएगा, ठंडी ठंडी हवा। एसी में ऐसा हुआ, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया, बाहर कंप्रेसर है, उसने गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके ये जो पाइप्स देख रहे हो ना, पूरी इंसुलेट की हुई है ना, ये देखो भाई, ये पूरा इसका बैंडेज लगाया हुआ, पूरा इसको मम्मीफिकेशन की हुई इसकी, समझ रहे? तो इसमें इंसुलेशन है पूरी, यहां से वही गैस कंप्रेस होकर के एसी के अंदर तक गई। एसी के ढक्कन को खोलोगे, वहां पतली पतली फ्लैप्स जैसी लगी होंगी, वो फ्लैप्स में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उसके अंदर वो गैस इकट्ठी हो जाएगी। ठीक, और वो ठंडे हो जाएंगे चैम्बर, तो उसके आसपास की हवा क्या होगी? ठंडी। और अंदर इधर लगा होगा एक फैन, वो ठंडी हवा बाहर फेंकेगा और गैस गर्म होकर दोबारा कंप्रेसर में जाती रहेगी। समझ में आई? तो जैसे गैस को पहले कंप्रेस किया गया, गैस को जैसे कंप्रेस किया गया, इट वॉज घर। जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर वॉल्व खुला, इट वॉज कटक। जैसे गैस एक्सपैंड हुई, इट वॉज जैसे सांस ले रहा है। जैसे हमारे पास प्रेशर एक अमाउंट से बहुत कम हो गया, कटक, प्रेशर वॉल्व बंद। जैसे प्रेशर वॉल्व बंद, अगेन कंप्रेशन स्टार्ट्स, फिर से कंप्रेशन स्टार्ट्स। ऐसे सर्कल में आपका फ्रिज चलता रहेगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इधर गैस को काम करना होता है अपनी एनर्जी के ऊपर। ठीक, जिसको उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। बोलो समझ में आया क्या? चलिए, अब एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंडीशन का हम वर्क बात कर रहे हैं। ठीक, देखो बेटा, वर्क तो वर्क ही है, वही माइनस पी V2 माइनस V1 यही रहता होगा, है ना जी? इसमें तो कोई शक ही नहीं कि यही रहता होगा। रहता होगा कि नहीं रहता होगा? यही रहता होगा। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगा सकते थे अगर टेम्परेचर क्या होता? कांस्टेंट। बट क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट यहां नहीं है। इन एडियाबैटिक टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, वी कैन नॉट अप्लाई दिस। हमें टेम्परेचर का चेंज लेना पड़ेगा। तो हम ये जानते थे कि PV इज इक्वल टू nRT। तो V किसके बराबर? nRT बाय P के बराबर। ये आपको पता है P एक्सटर्नल है, ठीक है जी। और वॉल्यूम किसका है? गैस का, इंटरनल, इजंट इट? तो बेटे इसके हिसाब से क्या ऐसे लिख सकते हो? माइनस P एक्सटर्नल इंटू V की जगह nRT2 अपॉन P2, है ना जी? V2 के लिए लिख सकते हो, V1 के लिए nRT1 बाय P1,
है ना जी, 1 1 लगा दिया 1 के लिए, 2 2 लगा दिया 2 के लिए। बोलो क्लियर? सर n के आगे नहीं लगाया, अरे बेटा नंबर ऑफ मोल तो उतने रहते हैं, वो थोड़ी सिलेंडर में डाले हमने या सिलेंडर से निकाले हमने, नहीं ना। अब बेटा इसमें से कुछ कॉमन निकलता नजर आ रहा है क्या? NR, तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR, यहां आया T2 माइनस T2 बाय P2, T1 माइनस T1 बाय P1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR, P2 P1 आ गया एलसीएम लेके। अब सॉल्व किया तो क्या बना? T2 P1 माइनस T1 P2, यही होगा कि नहीं? बोलो यही होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ यार, गैस कब तक एक्सपेंड करेगी भाई साहब? गैस कब तक एक्सपेंड करेगी? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे गैस कब तक एक्सपेंड करेगी? बोलो सर जब तक आप चाहेंगे। अरे भैया गैस तब तक एक्सपेंड करेगी जब तक उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना आ जाए, है ना भाई? अंदर 1 एटमॉस्फेयर है, बाहर 5, अंदर मान लो 5 एटमॉस्फेयर है, बाहर 1 एटमॉस्फेयर है, तो गैस एक्सपैंड होती रहेगी। जब एक्सपैंड होगी अंदर का प्रेशर कम होता रहेगा। कब तक? जब तक ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर ना हो जाए तब तक एक्सपैंड होगा कि नहीं? जब ये प्रेशर बराबर हो जाएगा गैस की एक्सपेंशन रुक जाएगी, वर्क रुक जाएगी, वर्क रुक जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली जब वर्क एंड होगा उस समय P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू P2 होगा कि नहीं? P2 प्रेशर ऑफ गैस P एक्सटर्नल के बराबर होगा कि नहीं? तभी तक गैस काम करेगी। जब ऐसा हो गया तो P2 से P एक्सटर्नल कैंसिल, है ना जी। तो फाइनली फॉर्मूला विल बी W इज इक्वल टू माइनस NR T2 P1 माइनस T1 P2 अपॉन P1। तो ये फॉर्मूला निकल गया किसका? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो क्लियर और नॉट? P1 जो अपना गैस का पहला प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर था, क्लियर हो गया? और P2 कौन सा प्रेशर था? फाइनल प्रेशर। ठीक है जी। तो हमने इससे बड़ी आराम से अपना एडियाबैटिक कंडीशन का वर्क निकाल लिया। कौन सा? इरिवर्सिबल। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंडीशंस हो गई। अब आ जाओ एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन भी पढ़नी हमारे को। एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस। अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन है बेटा, कभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आगे आएगा ही हमारे पास। डेल्टा U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चीज चेंज, और Q क्या है? हीट, और W क्या है? वर्क। ठीक है जी। इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये अकॉर्डिंग टू फ्लोट, अकॉर्डिंग टू फ्लोट। फ्लोट क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना जी। जैसे आजकल बोलते हैं गोट, लाइक मी, है ना गोट, है ना जी। क्या होता है गोट? बकरी नहीं होए। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फ्लोट, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो Q क्या होगा? शून्य, है ना जी। देयरफॉर डेल्टा U बिकम्स इक्वल टू W, है ना जी। यानी अगर हम डेल्टा U निकाल लें तो अपने पास वर्क निकल जाएगा यार एडियाबैटिक प्रोसेस का, है ना। अब वहीं पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि CV
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या थी? बोला du बाय dt, यही बोला था भाई। व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट, ऐसे पढ़ाया था सर ने, या फिर हम अगर बिगर चेंज लेते तो डेल्टा u बाय डेल्टा टी, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट, है ना। अगर बेटा मैं यहां से ये निकाल लूं डेल्टा u, तो डेल्टा u किसके बराबर आएगा? सीवी dt, सीवी डेल्टा टी, और सीवी dt इधर चल जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? सीवी dt, पर ये कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। और अगर मेरे प्यारे बच्चों n मोल होते तो डेल्टा u इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, इजंट इट? फॉर n मोल्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों इसका मतलब वर्क किसके बराबर होता? सो वर्क किसके बराबर होता? ऑब्वियसली वर्क होता n सीवी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज यानी T2 माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज, तो साइन आगे। तो अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क निकालते हो तो कैसे निकालोगे? माइनस एन सीवी डेल्टा टी, सिंपल, माइनस एन सीवी डेल्टा टी। सीवी गैस का पता होना चाहिए, एन हमारे को बचपन से दिया होगा, डेल्टा टी हम एक्सपेरिमेंटली देख लेंगे। बोलो क्लियर? अरे समझ में आ रहा है कुछ यार? अब बेटा कई बार हमें सीवी नहीं दिया होता, सीवी नहीं दिया। अब हमें यह तो पता ही है ना कि सीवी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। बोलो पता है हमारे को? ऐसा करता हूं मैं, इस सारी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर देता हूं, मेरे को सीवी बुरी लग रही है। यहां से क्या हटाना है मेरे को? सीवी, है ना। सीवी की जगह कुछ चाहिए ना भाई, तो मैंने इस सारी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड किया। बेटे सीपी बाय सीवी क्या होता है? गामा। सीपी बाय सीवी इज, बेटा एक्चुअली ये पॉइजन रेशियो नहीं होती, गलती से बोला गया है वो। एक्चुअली इट इज नॉट पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो शेयर स्टेन और बल्क स्टेन का होता है, वो नहीं होती। इसको पॉइजन रेशियो नहीं बोलते हैं, ये सही कर लेना, है ना। इट इज नॉट पॉइजन रेशियो, ठीक। सो हमारे पास सीपी माइनस सीवी इज गामा, ठीक। तो यानी ये क्या हो गया? गामा। और सीवी माइनस सीवी बाय सीवी क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी। तो बोलो सीवी की वैल्यू क्या हुई? आर बाय गामा माइनस 1 हुई कि नहीं? बोलो भाई। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लूं, इस इक्वेशन को 1 मान लूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीवी इन 1, पुटिंग सीवी इन 1, तो क्या बनेगा भाई? W इज इक्वल टू माइनस एन आर गामा माइनस 1 T2 माइनस डेल्टा टी। बोलो क्लियर? अब देखो बेटा, आर तो पहले से ही पता अपने को, और गामा, गामा सर ने पहले सिखाया था कि गामा की वैल्यू क्या होती है। अगर मोनो एटॉमिक गैस हो, मोनो एटॉमिक के लिए दैट इज 5/3 1.66। ये आपको सिद्धार्थ सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से निकाल के बताएंगे, 5/3 निकाल के बताएंगे कैसे होती है। 5 डिग्रीज में से 3 डिग्रीज डिवाइड करनी होती है, ठीक। तो मेरे को उतना नहीं करने का। मोनो एटॉमिक गैस का गामा 1.66। मोनोटॉमिक गैस कौन सी होगी भाई? हीलियम हो सकती है, नियोन हो सकती है, आर्गन हो सकती है। अगर मान लो डायटॉमिक गैस होती, डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। इसमें गामा का पजामा 1.4, है ना। अगर पॉली एटॉमिक गैस होगी, पॉली एटॉमिक गैस, उसमें गामा की वैल्यू, अब पॉलीटॉमिक मतलब कोई भी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, उसके बाद सारी
पॉलीटॉमिक। समझ में आया? 4/3 निकालेंगे सर, है ना? अपन को वो निकालने का टाइम नहीं है, अपन ऐसे बता रहे हैं आपको गामा 1.33। क्लियर? यानी 4/3 बेसिकली। ठीक, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से 2 मिनट का काम होता निकालना। ठीक, मेरे पास होती केटीजी बची हुई तो मैं वैसे निकलवा देता सर की एक्सरसाइज ना करवाता। ठीक, बोलो क्लियर? ठीक, अब ये गामा हमारे को पता चल गया, यानी गामा तो हमें गैस देख के पता चल जाएगा, आर बचपन से पता है, एन क्वेश्चन में दिया होगा, टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली चेंज देख लेंगे भाई, निकल गया वर्क। तो ये वर्क निकला आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन। तो दो फॉर्मूला एडियाबैटिक रिवर्सिबल के, यहां तो एन सीवी डेल्टा डी, अगर सीवी दिया हो, अगर सीवी नहीं दिया तो -NR गामा -1 T2 T1। सिद्धार्थ सर यहां प्लस लगाएंगे, आपने यहां क्या लगाना है? माइनस। बोलो समझ में आ गया? पर कभी कभी क्या होता है कि हमें फाइनल टेम्परेचर ही नोन नहीं होता, दिया ही नहीं क्वेश्चन में। अगर फाइनल टेम्परेचर ना दिया हो, ध्यान देना बेटा यहां पे, इफ फाइनल टेम्परेचर, ओए गड़बड़ हो जाएगी यार, क्योंकि क्या होगा, बड़ी दूर चल जाएगा, ये दूर तो जा ही चुका है। इफ फाइनल टेम्परेचर इज नॉट नोन, अगर फाइनल टेम्परेचर नहीं है नोन, तो एडियाबैटिक कंडीशन की कुछ इक्वेशंस होती हैं। ठीक, डिराइव करने की मेरे को जरूरत नहीं है, फिजिक्स में करते रहना। ठीक, एक होती है PV⁻⁴ गामा इज कांस्टेंट, यानी इसका बॉयज लॉ ये होता है, जैसे आइसोथर्मल का बॉयज लॉ होता है ना, PV इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक में होता है PV⁻⁴ गामा इज कांस्टेंट। मतलब क्या हो जाएगा? P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। समझ में आया? ये तब है अगर प्रेशर का डिफरेंस दिया हो, वॉल्यूम का डिफरेंस दिया हो, एक प्रेशर से दूसरा प्रेशर निकालना। पर हम तो बोल रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर नोन ना हो, तो फाइनल टेम्परेचर के लिए कैसे करेंगे? तो बेटा हमारे को टेम्परेचर या प्रेशर दिया होगा तो हम बोलते हैं TV, अगर वॉल्यूम दे TV गामा -1 कांस्टेंट, TV गामा -1 कांस्टेंट, यानी ऐसे बोल सकते हैं T1 V1 गामा -1 T2 V2 गामा -1। बेटा गामा T की पावर नहीं है, यहां पर किसकी पावर है? V की। ठीक, ऐसे ही अगर प्रेशर दिया हो, प्रेशर और टेम्परेचर, तो बेटा बहुत ही सिंपल, T गामा P1 - गामा इज कांस्टेंट, T गामा P1 - गामा इज कांस्टेंट, यानी T1 गामा P1 1 - गामा T2 गामा P2 1 - गामा। ऐसे करके अगर दो प्रेशर दिए गए होंगे, एक टेम्परेचर दिया होगा, दूसरा निकाल लेना भाई। तो ये एडियाबैटिक की तीन इक्वेशंस, PV⁻⁴ गामा इज कांस्टेंट, TV⁻⁴ गामा -1 इज कांस्टेंट, T गामा P1 - गामा इज कांस्टेंट, ये तीन इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बेटे, आपको फॉर्मूलाज ध्यान में रखने, डेरिवेशन तो सिर्फ स्कूल के लिए कौन सी चाहिए? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक की डेरिवेशन नहीं चाहिए आपको। ठीक, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क होगा तो P डेल्टा V, क्या? P डेल्टा V, और P कौन सा लोगे? एक्सटर्नल। P कौन सा लोगे? एक्सटर्नल। फिर अगर हमारे पास मान लो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन दी गई है, तो -2.303 nRT V2 बाय V1, या फिर -2.303 nRT P1 बाय P2। ठीक, लॉग ऑफ P1 बाय P2। और अगर प्यारे बच्चों एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, तो -NR T2 P1 T1 P2 अपॉन P1। क्लियर? और अगर इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल में आ गए एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, तो NCV डेल्टा T या -NR गामा -1 T2
T1 यानी डेल्टा टी। और अगर हमें फाइनल टेम्परेचर नोन ना हो तो इनमें से कोई इक्वेशन यूज किया जाता है ताकि फाइनल प्रेशर या फाइनल टेम्परेचर हमें पता चल सके। क्लियर हो गया? केमिस्ट्री में भले ही इसका काम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें करवाऊंगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं वर्क निकालना सिखाऊंगा। इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करके आना। ठीक, इन डेरिवेशंस को 2-2 बार करके देखना। ठीक, समझ करके आना, रट्टा मार के नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, एक बात मेरी गारंटी है, जितने मैं क्वेश्चन यहां करवाऊंगा ना तुम्हें, पहला क्वेश्चन छोड़ने के बाद तुम्हारे कंपेटिटर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूं। जितने भी तुम्हारे दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं ना, ये प्रूव कर दूंगा तुम्हें मैं। पहले 2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद तीसरा क्वेश्चन उनके पल्ले ही नहीं पड़ने वाला। उसके बाद वो बिल्कुल बेयर फुटेड। और इतनी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो चीजें भी करवाऊंगा जो फिजिक्स के टीचर भी नहीं करवाते यार। कन्वर्टिंग पीवी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ, वीटी इनटू पीवी ग्राफ, है ना, ये आम आदमी कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। ठीक, पर चलो एनी हाउ, ठीक, अगर तुम कहीं अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो, अच्छे आदमी से पढ़ रहे हो, ठीक, तो ऑब्वियसली उसका फायदा तो होना चाहिए ना भाई, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स अ लॉट बेटे, समझ में आ गया ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों? थैंक यू।